नमस्कार, हिंदी साधन चैनल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में पृथ्वीराज रासो महाकाव्य के 27वां समय यानी सर्ग, इस पर चर्चा करेंगे। आप सभी को पता होगा, पृथ्वीराज रासो के लेखक चंदबरदाई थे। चंदबरदाई पृथ्वीराज चौहान के सखा, सामंत और राजमंत्री भी थे। ऐसा कहा जाता है कि इन दोनों का जन्म एक ही दिन हुई थी और दोनों एक ही दिन मृत्यु को प्राप्त हुए थे। इस समय यानी सर्ग में दिल्ली के महान राजा पृथ्वीराज चौहान तथा शहाबुद्दीन गौरी के रेवा तट पर होने वाले संघर्ष का वर्णन है। जब शहाबुद्दीन को अपने गुप्तचरों के द्वारा ज्ञात होता है कि पृथ्वीराज चौहान रेवा तट के समीप वन आखेट में रत है, तो वह अपनी सेना सहित पृथ्वीराज पर आक्रमण कर देता है। परंतु पृथ्वीराज चौहान शीघ्र ही मोर्चे को संभाल लेते हैं और उसकी सेना को छिन-भिन करके बंदी बना लेते हैं। अतः यहाँ पर स्पष्ट हो गया कि इस सर्ग में युद्ध का वर्णन है। आइए अब रेवा तट सर्ग की कथा देखते हैं। पृथ्वीराज चौहान के सेनापति चामुंड राय देवगिरी को जीतने के बाद कवियों ने पृथ्वीराज चौहान की कीर्ति का बखान किया। एक दिन चामुंड राय ने पृथ्वीराज से कहा कि रेवा यानी नर्मदा के तट पर ऐरावत हाथी के समान बहुत से हाथी पाए जाते हैं, अतः आप रेवा तट पर शिकार खेलने चले। तभी पृथ्वीराज चौहान ने कवि चंद से पूछा कि ये देवताओं के वाहन पृथ्वी पर कैसे आ गए। कवि चंदबरदाई ने उत्तर दिया कि हे महाराज, हिमालय के पास एक बहुत बड़ा वट वृक्ष था जो 100 योजन तक फैला था। तो एक दिन हाथियों ने विचरण करते हुए उस वृक्ष की शाखाएं तोड़ी और ऋषि दीर्घतपा का आश्रम उजाड़ डाला। इसी बात से क्रोधित होकर ऋषि ने मदांत हाथियों को श्राप दिया। तो इसी कारण से यह हाथी गतिविहीन हो गए हैं। तब से मनुष्य इनकी सवारी करते हैं। कवि चंद ने आगे बताया कि अंग देश में एक वन है जिसमें लोहिताक्ष सरोवर पर श्रापित हाथियों का झुंड क्रीड़ा करता था। उसी वन में पालकाव्य ऋषि रहते थे जिनकी हाथियों से अत्यंत प्रीति थी। राजा पृथ्वीराज ने पूछा कि हे कविराज, उन ऋषि को हाथियों से इतनी प्रीति का कारण क्या था। कवि ने बताया कि एक बार ब्रह्मर्षि को घोर तपस्या में रत देखकर देवराज इंद्र डर गए और उनकी तपस्या को भंग करने के उद्देश्य से उन्होंने रंभा अप्सरा को ऋषि के पास भेजा। ऋषि ने क्रोधित होकर रंभा को हथिनी होने का श्राप दे दिया। एक दिन सोते हुए एक मुनि का वीर्यपात हो गया, जिसे हथिनी ने खा लिया और पालकाव्य मुनि का जन्म हुआ। पालकाव्य मुनि इसी कारण हथिनियों से प्रीति रखते थे। पालकाव्य ऋषि को और वे श्रापित हाथी एक दूसरे के प्रति बड़ी ही प्रीति रखते थे। एक दिन उस वन में राजा रोमपाद शिकार खेलने गए और हथिनियों को पकड़कर चंपापुरी ले गए। हाथी पालकाव्य से बिछुड़ने के कारण दुर्बल होते चले गए। उसके दीर्घकाय शरीर कृशकाय हो गए और पालकाव्य ऋषि वहाँ गए और उनकी काफ़ी सेवा की और उसके बाद वह धीरे धीरे स्वस्थ होने लगे और हृष्टपुष्ट हो गए सभी हाथी और हथिनी। कवि चंद हाथियों के विषय में यह वृत्तांत सुनाकर राजा पृथ्वीराज को बड़ा हर्ष हुआ। तभी चामुंड राय ने पृथ्वीराज से कहा कि हे राजन, रेवा तट पर बड़े दांतों वाले हाथियों के साथ साथ मार्ग में सिंह भी मिलेंगे, आप उनका भी शिकार कर सकते हैं। चामुंड राय ने कहा कि वहाँ पहाड़ों और जलाशयों पर कस्तूरी मृग, कबूतर और
अन्य पक्षी भी रहते हैं। दक्षिण दिशा का सौंदर्य तो और भी अवर्णनीय है। यह सुनकर पृथ्वीराज ने सोचा कि मेरे वहाँ जाने से जयचंद को तो ईर्ष्या होगी, साथ ही स्थान भी रमणीक है। अतः चौहान ने रेवा तट की ओर प्रस्थान कर दिया। वहाँ से सभी राजाओं ने पृथ्वीराज का स्वागत किया और पृथ्वीराज ने भी वहाँ खूब शिकार का आनंद लिया। उसी समय लाहौर के जो शासक चंडपुंडरिक दाहिक का पत्र मिला। उसमें लिखा था कि शहाबुद्दीन गौरी ने चौहान पर आक्रमण करने के लिए एक बड़ी सेना तैयार की है। चंडपुंडरिक के पत्र को पढ़कर चौहान लाहौर की ओर चल दिए। पृथ्वीराज ने सभी सामंतों से मंत्रणा करके गौरी से युद्ध की घोषणा कर दी। चंडपुंडरिक ने अपनी सेना को लाहौर में गौरी की सेना को रोकने के लिए सावधान कर दिया। तो गौरी ने चिनाब नदी को पार किया, जहां उनका मुकाबला चंडपुंडरिक से हुआ। चंडपुंडरिक ने अपने 5 वीरों के मरते ही गौरी के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। तभी चौहानों के दूतों ने उसे बताया कि तातार मारूफ खां गौरी का प्रधान सेनापति लाहौर से केवल 5 कोस दूरी पर है। यह सुनकर पृथ्वीराज ने गौरी की सेना पर आक्रमण कर दिया। नगारों के बजते ही हाथियों के घंटे घनघनाट गए और चौहान की सेना के लोहे की बानों को देखकर गौरी की सेना घबरा गई। दोनों ओर से सेनाएं भिड़ गई। चौहान पक्ष के साथ साथ गौरी पक्ष के भी अनेक जो वीर योद्धा थे वे मारे गए। रावत सांभर सिंह, सोलंकी, माधव राय, गरुड़ गोविंद, पतंग जयसिंह, चंडपुंडरिक, कुडम्ब, आहूट, लखन, लोहान आदि सब के सब वीर मारे गए। 4 दिन तक युद्ध निरंतर चलता रहा। चौथे दिन चौहान के एक योद्धा गुज्जर ने गौरी को पकड़ लिया। सुल्तान गौरी को हाथी पर बांधकर दिल्ली ले गया। वहाँ 1 माह और 3 दिन पृथ्वीराज की कैद में रहा। शहाबुद्दीन के अमीरों ने पृथ्वीराज से गौरी को छोड़ने की विनती की और दंड स्वरूप 9000 घोड़े, 700 इराकी घोड़े, 8 सफ़ेद हाथी, 20 ढली हुई ढालें, गजमुक्ता और अनेक माणिक दिए। तत्पश्चात पृथ्वीराज चौहान ने गौरी से संधि कर ली और पहना उठाकर उसे उसके घर भेज दिया। यही रेवा तट की कथा समाप्त हो जाती है। रेवा तट की काव्यगत विशेषताएं को अगर देखते हैं तो इसमें पृथ्वीराज और गौरी का युद्ध स्पष्ट है। अतः इसका जो प्रधान रस है वह वीर रस है। सर्ग के आरंभ में चौहान को रेवा तट पर शिकार करने के लिए प्रेरित करते समय कुछ समय के लिए सौंदर्य प्रधान छंद भी इसमें मिलते हैं। तत्पश्चात संपूर्ण सर्ग में युद्ध वर्णन है, सैनिक व्यूह रचना है, युद्ध साज सज्जा आदि का ही वर्णन मिलता है। अतः कहा जा सकता है कि संपूर्ण सर्ग में वीर रस का ही प्रधानता है। वीर रस से पुष्ट होने के कारण इस सर्ग की भाषा ओजपूर्ण है। कवि ने अपभ्रंश भाषा का प्रयोग करते हुए अरबी, फारसी, तत्सम आदि शब्दों का आवश्यकता अनुसार प्रयोग किया है। ओजपूर्ण भाषा का एक उदाहरण यहाँ द्रष्टव्य है। रे गुज्जर गवार राज लय मंट न होई, अपय मरे छिज्जे निरपति कौन कारज यह जोई। कवि चंद बरदाई ने अपने रासो ग्रंथ में छंद योजना के अंतर्गत छंदों की बाढ़ ही ला दी है। कवि ने दूहा यानी दोहा, छप्पय, भुजंगी, साटक, कुंडलिया, कंठ शोभा, मोतीदान, रसवला आदि प्राचीन छंदों के प्रयोग से काव्य में विशिष्टता लाने का सफल प्रयास किया है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में मिलते हैं।
तब तक वीडियो देखने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हिंदी साधन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अवश्य ही सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।